नमस्ते। और आप अपने ग्राम प्रधान को कैसे चुनें, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसकी वैचारिक दृष्टिकोण क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, और वर्तमान में जीतने के लिए वो किस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहा है। इन सभी चीज़ों के माध्यम से आप ये पता लगा सकते हो कि हमारा प्रधान कौन सा सही रहेगा। अभी हाल ही में आपके गांव में हो सकता है 10 प्रत्याशी हों, 12 हों, 20 हों, 5 हों, प्रत्याशी कितने भी हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि गांव आपका है। आप गांव के एक नागरिक हैं, उसमें निवास करते हैं, तो आपकी ये नैतिक ड्यूटी बनती है कि आप एक ऐसे व्यक्ति को चुनें जो गांव के हित में, ग्रामवासियों के हित में, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर काम करता हूँ। तो कुछ बिंदु हैं जो मैंने सोचे, और इन बिंदुओं को आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसा प्रधान हमें चुनना है। पॉइंट नंबर 1, आप एक ऐसे प्रधान को चुनिए जो समता, समानता, बंधुत्व और भाईचारा की बात करता है। यानी कि पहला पॉइंट, हमें ऐसा प्रधान चुनना है जो समता, समानता, बंधुत्व और भाईचारे की बात करता है। हमें ऐसे व्यक्ति को कतई नहीं चुनना है जो जातिगत भेदभाव करता है, या धार्मिक भेदभाव करता है, या रंग भेद करता है। तो जो भेदभाव करने वाले व्यक्ति को आपको कतई नहीं चुनना है। जो गांव के हर व्यक्ति को समान दृष्टिकोण से देखे, ऐसे व्यक्ति को ही हमें चुनना है। पॉइंट नंबर 2, आपके गांव का प्रधान शिक्षित होना चाहिए, यानी पढ़ा लिखा युवा होना चाहिए। पढ़ा लिखा युवा, अगर व्यक्ति शिक्षित रहेगा, अगर आपके गांव का प्रधान शिक्षित रहेगा, पढ़ा लिखा रहेगा, तो वो सरकारी जो योजनाएं हैं जो गांव में आती हैं, गांव के वेलफेयर के लिए लॉन्च की जाती हैं, उन योजनाओं को खुद पढ़ के, समझ के, शासन प्रशासन से बात करके आपके गांव में आसानी से उन योजनाओं को क्रियान्वित तरीके से लागू कर सकता है। इसलिए एक प्रधान का शिक्षित होना अति आवश्यक है। सोचो ना आप, अगर आपका प्रधान पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़ हो, एजुकेटेड है ही नहीं वो, तो वो चीज़ों को कैसे समझ पाएगा। तो कोशिश ये करना कि आपके गांव का जो प्रधान हो वो कैसा हो, पढ़ा लिखा हो और शिक्षित हो। पॉइंट नंबर 3, आपको एक ऐसे प्रधान को चुनना है जो हिम्मत वाला हो, शासन से, प्रशासन से आँख में आँख डाल करके बात कर सकता है, डिबेट कर सकता है, बहस कर सकता है, कानूनी उसको ज्ञान हो। तो आप तीसरा पॉइंट ये है कि आपको ऐसे प्रधान को चुनना है जो शासन से, प्रशासन से आँख में आँख डालकर बात कर सकता है, और जो सरकारी योजनाएं हैं उन्हें अधिक से अधिक अपने गांव में ला सकता है और मैक्सिमम ग्रामवासियों को उसका फ़ायदा दिला सकता है। क्योंकि बहुत सारी सरकारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि अगर गांव में सही तरीके से लागू की जाएं, लोगों को उसका फ़ायदा दिलाया जाए, तो गांव बहुत अच्छे, सुंदर हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे, गांव में खुशियां ही खुशियां आएंगी। लेकिन अभी भी गांव बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पिछले 20 से 15 सालों से। मैं कई गाँव में गया, ललितपुर जनपद के अंदर बहुत सारे गांव बिल्कुल सेम टू सेम लगे, जैसे आज से 10 साल पहले थे वैसे कि वैसे आज भी हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं है। हाँ, जो प्रधान थे उन्होंने पैसे निकाले, अपने व्यक्तिगत तौर पर यूज करे,
परंतु उसका कोई गांव के विकास में प्रयोग नहीं किया। तो ऐसे व्यक्ति को लाना है जो कि सरकारी जो पैसा है उसका सदुपयोग आपके गांव के विकास में करे। पॉइंट नंबर 4, जिस व्यक्ति को आप चुनने जा रहे हो वो व्यक्ति का जो परमानेंट निवास है वो आपके गांव में ही होना चाहिए। जो प्रधान आप चुनने जा रहे हो उसका परमानेंट जो निवास है वो गांव में ही होना चाहिए, क्योंकि ग्राम प्रधान गांव का प्रतिनिधित्व करता है, गांव का हेड होता है और गांव में आपके सुख में और आखिरी दुख में वो कभी भी काम में आ सके। आप सोचो कि आपका गांव, आपके गांव का जो प्रधान है वो आपके गांव से 30-40 किलोमीटर दूर है। रात्रि में कोई घटना घट गई तो आप क्या करोगे? उसका समाधान आपको खुद से ही करना पड़ेगा। प्रधान उसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा, प्रधान की हेल्प नहीं ले पाओगे। तो आपको कोशिश ये करनी है कि उसी को प्रधान चुने जो आपके गांव में ही 24 घंटे आपके साथ उठता बैठता हो। ऐसे व्यक्ति को कतई न चुने जो गांव का तो है परंतु शहर में निवास कर रहा है। वो सिर्फ आपके गांव का वोटर बना हुआ है जिससे वो अपना वहाँ पे प्रधानी चला सके। उसके बच्चे, उसका परिवार शहर में रह रहा है, वो खुद शहर में निवास कर रहा है, लेकिन वोटर आज भी गांव का बना हुआ है। तो ऐसे लोगों को आपको वोट नहीं देना है। पांचवा पॉइंट, ऐसे व्यक्ति को चुने जिसके सरकार में कनेक्शंस ज़्यादा हों, लिंक ज़्यादा हों और वो अधिक से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ दिला सके। तो वो ऐसा ही व्यक्ति होगा जो शिक्षित होगा, वो ललितपुर में आता हो, जाता हो, बहुत से लोगों को जानता पहचानता हो, जिससे होगा क्या कि वो अपने लिंक्स का इस्तेमाल करके बहुत सारी योजनाओं को आपके वेलफेयर के लिए गांव में ला सकता है। छठा पॉइंट, आपको ऐसे व्यक्ति को कतई वोट नहीं देना है जो चुनाव से पहले आपको शराब का सेवन करवाएं, आपको मुर्गा खिलवाएं, आपको मछली का सेवन करवाएं, कुछ पैसे दें। तो ये जो चीज़ें हैं, दारू, मुर्गा और शराब, ये सब ताड़न के हैं औजार, अर्थात इनसे मस्तिष्क गंदा हो जाता है, ये आपको बिगाड़ते हैं। शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये जो चीज़ें हैं आपको बिगाड़ने का काम करती है। तो वो शुरुआत में ही जीतने के लिए आपको मदिरा का सेवन करवा रहा है। तो आप समझ जाइए कि ये व्यक्ति कैसा है, गंदा है, इसकी सोच कैसी है, गंदी है। और जो व्यक्ति आपको पैसे दे रहा है वो इसलिए पैसे दे रहा है, आप भी समझते हो कि जिससे उसे वोट मिल जाए, तो जीत जाए। तो अगर आपने पैसे के बदले में वोट दिया है तो कल को जब कोई काम पड़ेगा आपको तो वो दस्तखत करने का आपसे 1000 ले लेगा, 2000 ले लेगा, या आपका आवास आया तो आवास के बदले 10,000 या 20,000 ले लेगा। तो जो 500 रुपये आपने लिया है चुनाव से पहले वोट देने के लिए, वो 500 और 1000 रुपये आपको 20,000 रुपये बदले में देना पड़ेगा। तो एक उसने ये व्यापार बना के रखा हुआ है। जितना ज़्यादा वो पैसे आपको देगा, जनता को गांव में बांटेगा, 10 लाख 20 लाख, तो वो पैसे उसको निकालने की कोशिश करेगा। तो आपको ऐसे लोगों को कतई प्रधान नहीं बनाना है जो शराब और मुर्गे का आपको क्या करवा रहे हैं, सेवन करवा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, छठा पॉइंट, आपको ऐसे व्यक्ति को प्रधान चुनना है जिसने चुनाव के दौरान कम से कम पैसे खर्च किए, जिसने चुनाव के दौरान गांव का प्रधान बनने के लिए कम से कम पैसा खर्च किया। क्योंकि अगर उस व्यक्ति ने कम पैसा खर्च किया है तो वो सरकारी संपत्ति को अपने फ़ायदे में इस्तेमाल ना करके जनता में इस्तेमाल करेगा। और जिन्होंने 20-30 लाख लगा के बैठे हैं तो जाहिर सी बात, वो 20-30 लाख निकालेगा वो आपकी जेब से निकलेगा, तो गांव का विकास रुक जाएगा। तो ये जो वोट है, इस वोट को आप कतई ना बेचें 500 रुपये में,
दारू में, मुर्गे में कतई ना बेचें, क्योंकि ये वोट आपका सम्मान है, ये वोट आपकी इज्जत है, ये वोट बहू बेटियों के समान होता है। जिस तरह से हम अपनी बहन और बेटियों को किसी इज्जतदार व्यक्ति को सौंपते हैं, उसी तरह हमें भी अपना वोट किसी इज्जतदार व्यक्ति को देना होता है। तो मेरा आपसे निवेदन है, कृपया करके ऐसे व्यक्ति को कतई ना चुनें जो लाखों रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। ये एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट है। जिस तरह से हम शेयर में पैसे लगाते हैं 2 लाख, 5 लाख, 10,000, वो फ़ायदे के लिए लगाते हैं, उसी तरह जो ग्राम प्रधान 10 से 20 लाख रुपए खर्च कर रहा है तो वो इन्वेस्ट कर रहा है, फिर वो निकालेगा। और अगर आपने पैसे ले लिए तो उससे काम लेने के लिए अब आपको उसके पीछे घूमना पड़ेगा। प्रधान सेवक होता है। अगर आप उससे पैसे ना लेकर के उसको फ्री में बनाओगे तो वो एक फ़ोन कॉल पे आपके घर ही चला आएगा। लेकिन आपने पैसे लिए तब फिर आपको उसके दरवाजे भटकना पड़ेगा, उसके पीछे भागना पड़ेगा, तो फिर वो आपका बॉस बन जाएगा और आप वैसे ही गुलाम बन जाओगे। आपने पैसे ले लिए, आपको दब जाओगे, आप उसके एहसान तले दब जाओगे। तो अगर मालिक बन के रहना चाहते हो तो अपने वोट को मत बेचो। अगर आप एक सेवक चुनना चाहते हो, इस वोट को मत बेचो, किसी इज्जतदार व्यक्ति के हाथ में दो। तो ये बातें अगर आपको मेरी समझ में आई हूँ तो मेरे हाथ जोड़ कर के विनती है, अगर देश हित में काम करना चाहते हो तो फिर प्लीज़ अपने वोट को ना बेचें। वोट बहुत कीमती होता है और ये वोटों की बिकवाली की वजह से ही हमारा देश जो है गर्त में जा रहा है। ऊपर से अगर 100 रुपये आती हैं तो नीचे तक आती 10 रुपये पहुँचते हैं। ये सिर्फ कारण इस वजह से है क्योंकि नेता और जो बने जो बैठे हैं वो उसमें से अपना कट मार लेते हो। कट इसलिए मारते क्योंकि उन्होंने पैसे दिए हैं आपको, फिर आप ही रोना रोते हो। तो मेरा निवेदन है, ये जो साधारण सी बातें बताई हैं हर व्यक्ति जानता है, परंतु इन बातों को अमल नहीं करता है। तो बहुत सी साधारण सी बातें हैं जो आप पहले से ही जानते होंगे, बस मैंने उसको एक वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो फिर आपसे हाथ जुड़कर विनती है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। आपने सुन ही लिया होगा, समझ लिया, इसको प्लीज़ इम्प्लीमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे गांव के लोग जागरूक हो सके, समझ सकें चीज़ों को और सोच सकें कि हमें कैसा प्रधान चुनना है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं आपको एक गांव की घटना बताऊंगा। एक गांव है पाली के पास में, उस गांव का नाम है उत्तम धाना। उत्तम धाना से कम 9 से 10 लोग प्रत्याशी वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक प्रत्याशी हैं जिनका निवास है शहर में, परंतु चुनाव लड़ने के लिए वो कहाँ जा रहे हैं, गांव में। अब गांव में उन्होंने जीतने के लिए छोटे छोटे बच्चे जो 12 साल के हैं, 14 साल के हैं, 17 साल के हैं, 18 साल के हैं, 20 साल के, जिनकी उम्र पढ़ने और लिखने की है, उन लोगों को रात्रि में मदरा का सेवन करा दिए। आपस में लड़ाई हो गई, पुलिस आके उनको पकड़ ले गई और जिन्होंने सेवन कराई प्रत्याशी ने, वो खुद छुप करके खेतों में रात से भाग गए। तो इस तरह से क्या होगा, माहौल ख़राब किया जा रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है, कृपया करके इस तरह के प्रत्याशी को कतई वोट ना दें। जय हिंद, जय भारत। ललितपुर हित में, राज्य हित में और देश हित में कृपया करके मेरी बातों को समझें। इसी के साथ वंदे मातरम।